नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पटना के सियासी गलियारों में एक ही सवाल सबसे बड़ा बनकर गूंज रहा है। और वो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से अंदर ही अंदर बेहद नाराज चल रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कुछ प्रशासनिक और ताबड़तोड़ फैसलों पर जेडीयू के तरफ से अब दबे स्वर में ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। देखिए, नीतीश कुमार अचानक एक अलग ही अंदाज में सक्रिय हो गए हैं और उनकी ये समानांतर सक्रियता दिल्ली से लेकर पटना तक सबको चौंका रही है। यही वजह है कि बीजेपी भी अब नीतीश बाबू को कोई मौका नहीं देना चाहती और चर्चा ये है कि बीजेपी ने अब अपने करीबियों को नीतीश कुमार के आसपास पूरी तरह तैनात कर दिया है ताकि हर पल की खबर रखी जा सके। लेकिन इन सबके बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और खुद डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी से नीतीश बाबू की अचानक हुई मुलाकात के बाद उनके बेहद करीबियों की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह चेंज हो चुकी है। तो आखिर इस बदले हाव भाव के पीछे कौन सा नया खेला होने वाला है? आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? आज हम इन्हीं सब राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, कुछ दिनों से हम नीतीश कुमार को एक अलग ही अंदाज में देख रहे हैं। नीतीश कुमार का अचानक से यूं अलग अंदाज में एक्टिव हो जाना कोई आम बात नहीं लग रही है। जब से बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, चाहे वो प्रशासनिक फेरबदल हो या कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, जेडीयू के अंदर खाने में एक साइलेंट छटपटाहट हम देख रहे हैं। तो क्या नीतीश बाबू की ये सक्रियता इस बात का सबूत है कि वो बीजेपी और सम्राट चौधरी के कुछ फैसलों से पूरी तरह सहमत नहीं है और अपनी स्वतंत्र पकड़ दिखाना चाहते हैं? देखिए शिवांगी, इसको अगर आप राजनीतिक नजरिए से देखें जी। तो इसमें नीतीश कुमार के पास खोने के लिए अब कुछ भी बचा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार न तो उस कुर्सी पर हैं जिस कुर्सी से उन्हें डर हो कि उनका कुर्सी चला जाएगा। कुर्सी तो हम्म। ऑलरेडी उन्होंने हस्तांतरित कर दिया है। जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और बिल्कुल पाने के लिए बिल्कुल। उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि एकमात्र जो आप देख रही होंगी कि सीट और जो वर्तमान बिहार की परिस्थितियां हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रही हैं कि वो नीतीश कुमार के सामने अभी भी नतमस्तक रहे। इसके पीछे का कारण आप समझिए। सीधे तौर पे दो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। एक तो ये कि क्या नीतीश कुमार अभी भी एक्शन में रहेंगे और नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, या फिर हम्म। आप फैसले नहीं ले पाएंगे। इसका कारण आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि सम्राट चौधरी को बार बार नीतीश कुमार के पास जाना पड़ता है और वहां जाकर के ये पता लगाना पड़ता है कि नीतीश बाबू का मूड क्या है। इसके जी साथ जी। साथ दूसरी जो परिस्थिति है वो जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी एक बड़ा कोलाहल चल रहा है। ये कोलाहल है कि क्या नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड जिस फॉर्म में है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में रह पाएगी, या जो लोग नीतीश कुमार के करीबी थे उनके साथ कुछ अच्छा बुरा हो सकता है। कई खेमेबाजी है, कई गुटबाजी है। और इसको लेकर के बिहार की सत्ता से दूर होने के बाद भी जिस तरह से नीतीश कुमार फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्हें एक्शन में नजर लाने की कोशिश की जा रही है, मैं दोनों बात कह रहा हूं। एक तो ये हम्म। बात कि नीतीश कुमार या तो स्वतः इतना एक्शन में है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उस एक्शन को नहीं दर्शा रही हैं, जी। बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो है वो लोगों को नजर आता रहे और ये लोग समझें कि नीतीश कुमार अभी भी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो रहा करते थे। अचानक हम्म। से उनका जदयू कार्यालय पहुंच जाना, आप देख रही होंगी कि लगातार इधर जदयू कार्यालय वो जा रहे हैं। बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावे आप देखिए कि वो अपने लोगों के पास भी पहुंचते हैं जो करीबी हैं, चाहे वो अशोक चौधरी की बात कर लें, विजय चौधरी की बात कर लें, संजय झा की बात कर लें, इन सब से मुलाकात करते हैं। जी। दूसरी तरफ जब वो मुलाकात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो वहां आप देखिएगा कि संजय झा या ललन सिंह, दोनों में से कोई ना कोई एक होता जरूर है। होता जरूर है, बिल्कुल। क्योंकि बाकी आप देखिए, विजय चौधरी पहले रहा करते थे, आजकल विजय चौधरी एक नई जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। हम्म। अशोक चौधरी जो उनके करीब रहा करते थे, उनको थोड़ा अलग कर दिया गया है और यहीं से वो कहानी शुरू होती है। जी। श्रवण कुमार, आपको पता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो अपने विभाग से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार का लंबे समय तक उन्होंने झोला ढोया है तो उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। हालांकि उनकी छोटी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
जो परिस्थितियां हैं उसमें जनता दल यूनाइटेड के भीतर में गुटबाजी चरम पर है। और ये गुटबाजी इसलिए है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड का होगा क्या। 2029 के चुनाव से पहले आपको बता दें कि दो तरह की चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, और इन जी चर्चाओं में खास करके अभी वर्तमान में कुछ समय के लिए, मतलब ये मान कह सकते हैं आपके 30 तारीख तक के लिए, बिहार में एकमात्र सीट जो बांकीपुर का है उस पर जो उपचुनाव होने वाले हैं वो भी चर्चा में आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी वाला मामला शांत नहीं हो रहा है। अगर शांत होता भी है तो कोई ना कोई नई बात शुरू हो जाती है। जैसे आप देख लीजिए कि चिराग पासवान के जाने से वहां का माहौल बदला, वहां एक अलग तरह का नारा भी गढ़ा गया, और यही नारा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी अपना आकार ले रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं, अपनी पार्टी में आप देखिएगा उनके इर्द गिर्द तो सवर्णों का एक बड़ा झुंड है, खास करके ब्राह्मणों का, भूमिहार का, राजपूतों का। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन बनेगा या जी नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा। और इस पूरे मामले को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक अलग तरह का खलबली आप देख रही होंगी, और इसमें लोगों का बॉडी लैंग्वेज भी बदल रहा है। जी जी आप बिल्कुल देखिए कि संजय झा निश्चित रूप से जो बातें कहा करते थे उन बातों में ऐसा लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी के यस मैन है, लेकिन अब उनकी भाषा जो है वो, चाहे हो सकता है राजनीतिक रूप से बदली हो और जी या राजनीतिक एक्ट कर रहे हो, वो कभी ना कभी आप देखिएगा कि घेरने की कोशिश कर देते हैं सरकार को भी। कभी कभी ऐसी बातें भी कह देते हैं कि नीतीश कुमार ही बड़े भाई हैं, और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी समय समय पर वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को अभी भी आगे लेकर के चले। दूसरी तरफ आप देखिए कि पार्टी के भीतर जो लोग नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक हुआ करते थे, जो कहा जाता था तथाकथित रूप से भूंजा पार्टी, या उनके इर्द गिर्द रहने वाले पंचरत्न जो थे, उनमें भी बिखराव हुआ है। विजय चौधरी को एक नई जिम्मेवारी दी गई है तो वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नहीं रहते हैं। संजय झा से नीतीश कुमार का काफी करीबी है क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष है तो एक्ट उन्हीं को करना है। निशांत जो कि नीतीश कुमार का विकल्प बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके इर्द गिर्द भी संजय झा ही नजर आते हैं। जी तो वहीं अशोक चौधरी जैसे लोग, जैसे नेता जो हैं, वो खास करके आजकल नीतीश कुमार से उनकी डिस्टेंस बनी हुई है। हालांकि बीच बीच में नीतीश कुमार उनके आवास पे जाकर उनसे मुलाकात करके कोई ना कोई एक नया चर्चा जरूर छेड़ देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पहले वाली स्थिति तो है नहीं। जी कहा तो ये भी जा रहा है कि अशोक चौधरी का को मंत्रालय भी छोटा मिला और उनके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं है। उसके साथ साथ वो अपने मंत्रालय में नीतीश कुमार के हटने के बाद एक्ट भी अपने ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जी उस जी पर कहीं ना कहीं दबाव है, उनको कॉर्पोरेट सही ढंग से नहीं मिल रहा है, अपने हिसाब से वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं, इसके भी नाराजगी उनकी है। और भरत तिवारी के गांव जाकर के उन्होंने जो बात कही उसको लेकर के तो पार्टी के भीतर काफी विद्रोह है। जी श्रवण कुमार के बयान को आप सुनिए तो सीधे तौर पे श्रवण कुमार ने पूरे मामले को कहीं ना कहीं इस तरीके से पेश किया है जिससे साफ झलक रहा है कि वो उनके वहां जाने से खुश नहीं है। नीतीश कुमार की इस पूरे मामले पर चुप्पी, ये सारी बातें, और नीतीश कुमार का पार्टी कार्यालय में जाना और ये दबाव बनाना कि आप लोगों ने मीटिंग ढंग से नहीं किया है, आप लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जानकारी आप नहीं दे रहे हैं क्या चल रहा है। तो ये जी सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार का एक्शन जरूर हुआ है। नीतीश के समर्थक जो है वो बार बार नारा लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे निकलते हैं तो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण से सभी मंत्री अलर्ट हो जाते हैं, जन सुनवाई कार्यक्रम के समय से पहले पहुंच जाते हैं कार्यालय में, और कार्यालय में पहुंचते हैं तो खलबली मच जाती है। जी संजय गांधी और अन्य लोग उसमें मौजूद रहते हैं। नीतीश कुमार उनकी खोज खबर लेने लगते हैं कि कौन है कौन नहीं है। ये सभी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि या तो नीतीश कुमार एक्शन में हैं या फिर नीतीश कुमार को एक्शन में लाने की कोशिश की जा रही है। जी लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें कई राज्यों के हालात को देख करके जो जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार का अलग अलग खेमा है, वो इस बात की तरफ कहीं ना कहीं अब सशंकित है कि आने वाले समय में क्या होगा। 2029 और 30 का जो चुनाव होगा या उससे पहले विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है। विपक्ष के पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी के से दो दो हाथ करने का। अगर एकजुट होने की बात कही जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए प्रशांत किशोर, जो कि सबसे बड़े चेहरा के रूप में सामने से लड़ रहे हैं,
एक जी। पार्टी के मुखिया हैं, तो इसका हुँ। मतलब है कि सबसे बड़े चेहरा है और जी, वो जी। जब इस चुनावी रण में उतरे हैं, तो उनका सपोर्ट सारा विपक्ष करे। कई लोगों ने तो दबे ज़ुबान में ये बात कह भी दी थी, लेकिन राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कोशिश कर दी, तो ये बिल्कुल। सारी बातें कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि जनता दल यूनाइटेड जो है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जी। तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के लोगों को एक खुश होने का एक मौका मिला है कि यहाँ बांकीपुर का चुनाव देखिए हुँ। जनता दल यूनाइटेड के लोग ये भी सोच रहे हैं कि बांकीपुर का चुनाव जीत और हार भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को थोड़ा ऊपर नीचे करेगी और नीतीश की प्रतिष्ठा जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जी, जी। नीतीश के बिना ये पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में लड़ रही है। तो इन सभी बातों का महत्व है और यही कारण है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जब मुलाकात करते हों अपने लोगों से, तो कई तरह की बात निकल कर के सामने आती है। हालाँकि नीतीश कुमार आपको पता है कि मीडिया इंटरैक्ट भी नहीं करते हैं अब। बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। मिलने वालों के लिए भी अब एक नया प्रोटोकॉल लगा दिया गया है। आप हुँ, देख रहे हुँ। हो कि जो मिलने वाले लोग हैं उनकी जाँच होती है, क्या जी। क्वेश्चन पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, नीतीश कुमार किसे क्या किस तरह से मिलेंगे, दूर से उनसे मिलवाया जाता है। ये सारी चीज़ें और दूसरी तरफ अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होना निशांत का, ये जी। इशारा कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक कोलाहल ज़रूर है और दूसरी तरफ आपस में ही बेहतर बनने की सम्राट चौधरी से अपना रिश्ता बेहतर बनाए रखने की कोशिश सभी कर रहे हैं। हुँ। इसको लेकर के भी अब रस्साकसी मची हुई है। जनता दल यूनाइटेड निश्चित रूप से उस मोड़ पे जाकर के खड़ी है, जहां वो कभी निर्णायक भूमिका में होती थी, आज वो याचक की भूमिका में नज़र आ रही है और ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने सेकंड लाइन का लीडरशिप तैयार नहीं किया। अगर किया भी, तो उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंसेस था जो नीतीश कुमार समझ नहीं पाए। जी, जी। नीतीश कुमार के करीबी जो 4-5 नेता हुआ करते थे, उनमें कभी भी एकमत नहीं हुआ। एक को हटाने के लिए 4 ने एक साथ शुरू किया अभियान और फिर बाकी 4 में से 1 को हटाने के लिए 3 ने अभियान शुरू किया, तो कुछ नए लोगों को जोड़ा गया। ये सारी परिस्थितियाँ और कहीं न कहीं नीतीश कुमार जिस स्थिति में आज हैं, उसमें कितने दिनों तक और ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं इस तरीके से एक्शन में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से एक्ट कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार को अभी साथ लेकर के चलने के लिए चल भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जी। भले ही उनको सर पे बिठा करके चलना पड़े या कंधे पे लाद करके। हुँ, हुँ। 2029 के चुनाव और खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तो नीतीश कुमार को रखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी हैं और बिहार ने उस परिस्थिति में आग में घी का काम किया है, भरत तिवारी वाले एपिसोड को लेकर के या जी, जी। और भी कई एपिसोड को लेकर के, हुँ, हुँ। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवरोध जरूर है, हर्डल जरूर है उत्तर प्रदेश चुनाव में। उसको पाटने की, उसको ठीक करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो सकती है। जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कद से जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी जो नेता हैं, मेन स्ट्रीम के नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए अगला कदम क्या होगा, उसको लेकर के वो भी चिंतित हैं। इसलिए आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन बेहतर। यही हुँ, कारण है कि हुँ। लोगों का बॉडी लैंग्वेज भी बदला हुआ है और नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द जो लोग परिक्रमा करते थे, आज वो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। बाबा, एक चर्चा और चल रही है। एक तो ये है कि हाँ, आपस में बेहतर दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरा चर्चा ये है कि नीतीश कुमार जब जेडीयू कार्यालय पहुँचे, वहाँ पर प्रदेश कार्यालय में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कामों में हो रही देरी पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि मेरे कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अब पूर्व मुख्यमंत्री के इस टिप्पणी के बाद कार्यालय में मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ता असहज नजर आए, जैसा कि आपने भी बताया। और तो और नीतीश कुमार के इस नाराजगी को बीजेपी के साथ अंदर खाने चल रही खींचतान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को महसूस हो गया है कि उनकी पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली हो गई है और इसके पीछे की वजह वो बीजेपी को मान रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब समझ चुके हैं अंदर ही अंदर उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए शिवांगी, आपने 2-3 बातों को एक साथ
जोड़ा है, कॉम्बो किया है। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि पहली बात कि नीतीश कुमार के पास अवसर है, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे पहले जवाब दिया करते थे उनसे अलग होकर के उस तरह से जी। दे पाए, क्योंकि नीतीश कुमार उस अवस्था में नहीं है। और सेकेंड लाइन लीडरशिप जो है वो इस तरह की चीजों को एक्ट नहीं कर सकता है। जी, तो जी। पहली तो ये कमी है और ये जदयू के लोगों ने समझ लिया है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को किसी भी तरह का कोई डैमेज करना नहीं चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार को डैमेज करने जैसा कुछ है नहीं। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जिस अवस्था में है और जिस तरह से उनकी पार्टी के भीतर आपस में खींचतान चल रही है, आप जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का होता क्या है। जी, अब जी। जब लालू प्रसाद के परिवार में एक मत नहीं रह पाया, तो बाकी की पार्टियों को के बारे में आप क्या समझती हैं? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू परिवार अलग-अलग खेमे में बँट गया। उनके अपने ही बच्चे पार्टी को बेहतर ढंग से सँभाल पाते, वो नहीं कर पा रहे हैं, सब अलग-अलग खेमे में हैं। आप बांकीपुर के चुनाव में देख लीजिए कि तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य कहीं न कहीं, आप कांग्रेस को देख लीजिए ना, कांग्रेस इतना टूटने के बाद भी 99 सीट लेकर के आती हो, तो निश्चित रूप से वो सर्वाइव कर सकती है। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ा ही अजीब तरह का स्थिति होता है कि उसके ऊपर एक परसेप्शन गढ़ा जाता है, और सबसे बड़ा परसेप्शन नीतीश कुमार के हटने के बाद ये जनता दल यूनाइटेड के लिए सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है। जी। और ये बातें वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं, जो लंबे समय से आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों से कई लोग मंत्री के पद पर हैं, वो आज भी मौजूद हैं। न नई पीढ़ी को मौका मिला, न सेकेंड लाइन का लीडरशिप तैयार हुआ। अंतिम समय में जब दरवाजे पे बारात लगती है और तब कुआं खोदिएगा, तो उससे फायदा नहीं होता है। जी। अब देख लीजिए कि निशांत को उस समय लाया गया जब नीतीश कुमार पूरी तरह से शिथिल पड़ गए थे। जी, जी। अब ऐसे में निशांत क्या कर सकते हैं? निशांत का बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कोशिश तो बेचारे बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे हैं। उसके बाद उनके बारे में भी गलत परसेप्शन गढ़ करके उनका भी ग्राफ कम कर दिया गया कि इंजीनियर हैं, इंजीनियर हैं। जी। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं अब पार्टी के फोरम में, पार्टी के लोगों को नजर आ रही है, जो लंबे समय से नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके और बिहार की राजनीति को दाएं-बाएं किया करते थे, आज वो कंधा कमजोर पड़ गया है। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि जनता दल यूनाइटेड खुद ही कमजोर होती जा रही है कमज़ोर होती और उसे जाती है। जी। संभालने वाला कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये बढ़ती हलचल और करीबियों की बदली हुई बॉडी लैंग्वेज कहीं न कहीं किसी बड़े राजनीतिक मोड़ की तरफ इशारा तो कर रही है। अब बीजेपी की निगरानी और नीतीश कुमार की ये अनूठी सक्रियता आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर क्या नया समीकरण बनाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।